Hi guys, I am Dr. Nishika. Welcome to my channel. This is my first video. तो बेसिकली ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है फॉर नीट पीजी. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्टोरी कि जब मैं अपनी प्रिपरेशन फेज में थी, जो मेरी जर्नी थी, तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जो मेरे माइंड में पॉप आउट होते थे. और आई रियली थिंक कि ये क्वेश्चन हर किसी के मन में आते होंगे. अब जब मैं लाइन के दूसरे साइड हूँ तो आई थिंक आई कैन आंसर दीज क्वेश्चंस. तो मैंने जो ये वीडियो है वो एक Q&A फॉर्मेट में बनाया है, तो जिससे कि मैं सारे क्वेश्चंस को जस्टिफाई कर सकूं. तो सबसे पहला क्वेश्चन हर किसी के मन में आता है, कैन एन एवरेज स्टूडेंट क्रैक नीट पीजी और कैन अ स्टूडेंट फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्रैक नीट पीजी. तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली यस. कोई भी इंसान जो हार्ड वर्क, डेडिकेशन अगर लगाता है, प्लस हार्ड वर्क के साथ अगर स्मार्ट वर्क करता है, तो डेफिनेटली वो नीट पीजी क्रैक कर सकता है. और इसका एग्जांपल मैं भी हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी नीट यूजी 2018 से. तो जब मैंने अपना नीट यूजी 2018 का एग्ज़ाम दिया था तो इट वॉज नॉट ग्रेट. मेरे कोई बहुत अच्छी रैंक मैंने सिक्योर नहीं की थी, तो बट स्टिल एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मुझे सीट मिल गई थी थ्रू स्टेट काउंसलिंग. Then I studied and I did my MBBS. Then in year 2023, which was my internship year, I started my preparation for NEET PG, and then I secured a good rank in NEET PG 2024. तो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैं कोई अलग नहीं हूँ. फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, फ्रॉम अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. हाँ, मैं MBBS में ये नहीं बोलूँगी मैं नहीं पढ़ती थी, पर मैंने कभी कोई स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी. और ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है वो ऑलरेडी थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी, ऐसा भी कुछ नहीं है. तो अगर आप इंटर्नशिप ईयर से भी स्टार्ट करते हो देन ऑल्सो ये पॉसिबल है, अगर प्रॉपरली और राइट डायरेक्शन में काम किया जाए तो. देन एक क्वेश्चन आता है सबके मन में, इज़ इट रियली वर्थ इट. क्योंकि जब हम ऐसे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, और एक तो ये मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, ठीक है, और फिर इतना फ्रस्ट्रेशन, और आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिली से भी बहुत ज़्यादा कट आउट होना पड़ता है. सो बट एट द एंड इट इज़ टोटली वर्थ इट. क्योंकि अगर आपका हमें जब आप MBBS में आए थे और आपका हमेशा से था कि आपको एक डिसेंट सीट चाहिए, तो आई थिंक उसके लिए वर्क करना इज़ रियली गुड. क्योंकि आगे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन और ज़्यादा टफ होता जा रहा है, तो अभी आपको लगेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, बट आप जब लाइन के दूसरी तरफ चले जाएंगे ना, तो इट इज़ टोटली वर्थ इट. Now, next question is, am I doing enough? Am I on the right track? ये ऐसा क्वेश्चन है जो अगर कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट अगर सीरियसली प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये क्वेश्चन उसके माइंड में ज़रूर आता होगा, एम आई डूइंग इनफ, एम आई ऑन द राइट ट्रैक. क्या मैरो इनफ है, क्या BTR इनफ है, या प्रेप इनफ है. तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक एक ही चीज़ को फॉलो कर रहे हो ना, दैट इज़ इनफ. मतलब आपको 2-3 चीज़ें कंबाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और क्योंकि हर जगह वही पढ़ाया गया है, जितने भी प्लेटफॉर्म पे सब पे जो टीचर्स हैं वो बेस्ट हैं, लेकिन आप कितना एक्वायर कर पा रहे हो, आप उसका कितना अच्छा यूज़ कर पा रहे हो, ये आपके ऊपर है. बट जैसे स्टार्टिंग के 6 मंथ्स जो हैं वो हमने मैरो से पढ़ा. मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन मैरो से की फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड. देन आप लास्ट के 1 मंथ में अगर BTR पे स्विच करते हो, तो ना आप BTR अच्छे से पढ़ पाओगे, ना आप मैरो अच्छे से रिवाइज कर पाओगे. तो मेरा मानना है कि एक चीज़ करो और उसको अच्छे से करो. और आपको बेसिकली क्या करना होता है ना, कि आप जितना भी पढ़ रहे हो उसको आपको, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है कि आप लास्ट में पूरा रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, तो आपको उसको थोड़ा छोटा करना है. छोटा छोटा करके आपको उसको 10 डेज तक लाना है, इतना बनाना है कि आप लास्ट 10 डेज में उसको रिवाइज कर पाओ. बस आपको इतना करना है. आपको एग्ज़ाम डे के बारे में कुछ भी नहीं सोचना. आपका मेन जो टारगेट है वो ये है कि कैसे मैं पूरे अपने जो नोट्स हैं उनको मैं लास्ट 10 डेज में रिवाइज करूँगा, ठीक है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको बार बार चेंज नहीं करना है कि कभी मैरो कभी BTR. अगर आप BTR कर रहे हो तो शुरू से BTR करो, अगर आप मैरो कर रहे हो तो शुरू से मैरो करो. और आगे अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सब्जेक्ट मुझे यहाँ से करना चाहिए, ये सब्जेक्ट है, जैसे जो मेडिसिन है वो मैंने प्रेप से किया था, तो
ये आपकी खुद की चॉइस है, बट आप स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लो कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, फिर बार बार चेंज मत करो, ठीक है। फिर दूसरा आता है अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एटलीस्ट जो है 50 to 100 क्वेश्चंस करने ही चाहिए। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर कुकर सिचुएशन होती है, तो ऑलरेडी और टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब वो जो टाइम है 3.5 आवर का वो इतना जल्दी निकलता है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब पर क्वेश्चन के लिए 1 या 2 मिनट भी नहीं होते हैं। तो उसके लिए वो चीज़ जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाली है आपके अंदर सबकॉन्शियसली कैसे जाएगी, वो जाएगी अगर आप इतने क्वेश्चन मतलब एटलीस्ट 50 to 100 क्वेश्चन जो है ना वो आप प्रैक्टिस करोगे। और उसमें PYQs तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा ना, अगर आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे तो आप 3 को ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर दोगे और जो एक ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको यहाँ मतलब आप भले ही ना थ्योरी थोड़ी कम पढ़ लो, कि कुछ ऐसे डेज होते हैं जब हम नहीं करता है पढ़ने का मन, तो आप थ्योरी थोड़ी कम पढ़ लो, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है। फिर आता है GTs का क्या रोल है? GTs का रोल मेरे अकॉर्डिंग है कि आप GTs को थोड़ा एनालाइज कर पाते हो अपने आप को। कैसे मैं बताती हूँ, जैसे कि नॉर्मली मेरे साथ क्या होता था कि मेरा एक पैटर्न था, हर किसी का एक पैटर्न होता है कि अगर आप 190 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें से आपके जो है वो 28 जो है वो नेगेटिव होंगे। ये मेरा पैटर्न था। किसी का ये हो सकता है कि अगर वो पूरे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो उसके जो क्वेश्चन नेगेटिव होते हैं वो 30 होते हैं। तो आपको ये पहचानने के लिए, और ये तो खैर है कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, इन सब के लिए GTs देना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर GT देने से क्या होता है, आप वो जो एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट होता है वहाँ उससे थोड़ा फेमिलियर हो जाते हो कि हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि भले ही आपको नॉलेज है, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ आता है, पर अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ हैविंग अ स्टडी पार्टनर अ मिथ? तो पहले मुझे लगता था कि अगर मतलब जो सबसे अच्छी पढ़ाई वो अकेले में ही होती है, अपन किसी और के साथ नहीं पढ़ पाते हैं। लोग थोड़ा सा समझते भी नहीं है हर किसी की स्ट्रैटेजीज़ को। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। अगर आपको एक स्टडी, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है, मतलब जनरली क्या होता है, आप अपने जो MBBS एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनसे पहले अपन पढ़ते हैं 2-3 दिन और अपन पास हो जाते हैं, सबके साथ सब यही करते हैं। बट नीट PG जो एग्ज़ामिनेशन है ना, ये ऐसा एग्ज़ामिनेशन है, इसमें आपको रोज़ पढ़ना है, मतलब मैराथन है, ठीक है। तो मैराथन है इसलिए आपको इसमें रोज़ पढ़ना है। तो सबकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते हैं, कभी किसी का पढ़ने का मन नहीं होता है, कभी नहीं होता है, तो लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाती है। जब अपन किसी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाती है, काफ़ी बोरिंग हो जाता है रोज़ वही शेड्यूल को फॉलो करना। तो अगर आप एक स्टडी पार्टनर ढूंढते हो तो इट कैन ऑलवेज हेल्प यू। जैसे कि मैं जिसके साथ पढ़ती थी, तो हम लोग क्या करते थे, एक टाइम रिकॉर्डर ऐप जो होता है उस पर अपना पूरा टाइम टेबल रिकॉर्ड करते थे और एट द एंड ऑफ द डे एक दूसरे से शेयर करते थे। इससे क्या होता है ना, दोनों लोगों में चेक रहता है। जब हमारे ऊपर कोई चेक करने वाला होता है तो अपन अपन ऑटोमेटिकली जो चीज़ों को सही करने लगते हैं, ठीक है। तो अपन अगर आपको लगे सूटेबल लगे कि हमको कोई स्टडी पार्टनर ढूंढना चाहिए या किसी दोस्त के साथ डिस्कशन करना चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं, यू कैन डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम आई द ओनली वन हैविंग फोमो? तो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है वो सबको होता है। ऐसा नहीं है जो टॉपर होगा, जो मीडियोकर स्टूडेंट होगा, जो एवरेज इवन एवरेज स्टूडेंट भी होगा ना, उसको भी फोमो होता है। टॉपर्स को भी लगता है ये कि हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाहर सब लोग इतने मज़े कर रहे हैं, सब इतना घूम रहे हैं, पर आपको वही बात है, आपको थोड़े सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ते हैं अगर आपको चीज़ अचीव करनी है तो। पर ये हर कोई करता है। लोगों को क्या है, रिजल्ट दिखता है, पर जो उसके पीछे की मेहनत है जो उस बंदे या बंदी ने की है वो किसी को नहीं दिखती है। तो उसके लिए आपको काफ़ी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, काफ़ी कट आउट भी होना पड़ता है, पर ये कुछ टाइम के लिए। और अगर आपके दोस्त जो हैं वो सच में आपके दोस्त हैं तो वो ये चीज़ को समझेंगे भी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो तो इस चीज़ से प्रिपरेशन कर रहा है, वो इस प्लेटफॉर्म से प्रिपेयर कर रहा है, तो इन सब चीज़ों में मत पढ़ो, आप एक जगह से करो एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, तो अब
नेक्स्ट अपन बात करते हैं लास्ट एंड डे रिविजन। तो लास्ट एंड डे रिविजन सबको ही पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि अपने पूरे जो नोट्स हैं उसको शुरू से अपन एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर कर रहे हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी आर प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट एंड डे रिविजन। ठीक है, तो ये हो गया एक। फिर एक बात आती है हाउ टू मैनेज एनजाइटी। जो लास्ट 10 डेज में या फिर डे बिफोर एग्ज़ाम जो हमें एनजाइटी होती है उसको हम कैसे मैनेज करें। तो ये सबको होता है, वेरी नॉर्मल। अगर आपको ये नहीं हो रही है ना तो आप शायद एग्ज़ाम के लिए सीरियस हो ही नहीं। तो अगर आपको ये हो रही है तो इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। मतलब आप एग्ज़ाम डे के बारे में इतना मत सोचो, आप बस ये सोचो कि हमें इतना इतना टारगेट अचीव करना है, इतना इतना पढ़ना है केवल। पर वो भी ज़रूरी नहीं है। कई बार जो क्या होता है कि हम जो टारगेट्स बनाते हैं, कई बार क्या जनरली यही होता है, हम जो टारगेट्स बनाते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि हम उनको अचीव ही नहीं कर पाते। पर कोई बात नहीं, अगर आपने कुछ 70 तक रखा है तो आप उसको 50 तक करो। अगर आपने 4 यूनिट रखी हैं तो आप कोई बात नहीं 2 कर लो, लेकिन उसको छोड़ो मत। क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो पहले प्रैक्टिस किया है, पहले आपने जो रिविजन्स किए हैं वो आपके ज़्यादा काम आएंगे। इसलिए उस एंजाइटी को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम डे में अगर आप हो गए कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं आएगा, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, अगर आप ये कॉन्फिडेंस रखेंगे ना तो आपको आता हुआ भी आप भूल जाओगे। तो लेट इट बी, और सब हो जाता है, मतलब सब कर लेते हैं। फिर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया में बहुत बहुत ज़्यादा होती है, वो कि एग्ज़ाम्स जो हैं बार बार पोस्टपोन होते रहते हैं। तो उस चीज़ से अपन कैसे डील करें। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है क्योंकि जो नीट 2024 था वो मतलब एक दिन पहले आप एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रहे हो, मतलब कैसे कर सकते हैं। पर ठीक है, होता है तो जो चीज़ होती है वी नीड टू डील विद इट। और उसको डील करने का सबसे अच्छा तरीका है टेक अ पॉजिटिव आउटलुक। आप उसको पॉजिटिवली देखो कि मुझे क्या फ़ायदा है, मुझे ये फ़ायदा है कि मैं और रिविजन कर सकती हूँ। मेरे साथ भी यही हुआ था कि जब मार्च में एग्ज़ाम होने वाली थी, ठीक है, शायद मैं इतनी वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी। फिर जब जुलाई में हुआ तो हाँ मेरी बेटर प्रिपरेशन थी। पर अगर मैं डिप्रेशन में चली जाती या फिर अरे ये कौन पढ़े, कैसे रिवाइज करें, तो कैसे चलता। तो फिर अपन को और 1-2 रिविजन्स और प्लान करनी चाहिए। आप जब भी रिवाइज करोगे ना आपको कुछ नया पता चलेगा। मतलब आपको पता नहीं कैसे, पर आप वही चीज़ दोबारा दोबारा पढ़ोगे ना आपको कुछ नया पता चलेगा, और वो डेफिनेटली आपके काम में आएगा। देन लास्ट पॉइंट इज़ लाइफ आफ्टर नीट पीजी। तो हाँ, ऐसा नहीं है जब आप इतना आपने जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की आप वो चीज़ क्रैक कर ले तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होता है। बट मतलब पता ही है काउंसलिंग के क्या सीन्स चल रहे हैं, तो ठीक है, लेट इट बी। बाकी नीट पीजी एग्ज़ाम ही है और इट इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ, जबकि ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ की बिगनिंग है। तो टेक इट पॉजिटिवली, और अल्टीमेटली द गोल इज़ टू स्टे हैप्पी। तो दैट वॉज इट। ये सब जो क्वेश्चन हैं मुझे लगा कि इनको एड्रेस करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे दिमाग में सब चीज़ें बहुत आती थी। पता नहीं बाकी सबके आती हैं कि नहीं, बट मुझे लगा ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी हाँ, हो सकता है वीडियो इतना परफेक्ट नहीं है क्योंकि मतलब पहला वीडियो है, बट आई ट्राइड। दैट्स इट, थैंक यू।